अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शाकिर हुसैन, आपका फिज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रिक्शन को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसको डिटेल से डिस्कस करने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन को समझने के लिए मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ। आप एक गेंद को एक ग्राउंड में लुढ़काएं और आप देखेंगे कि गेंद कुछ दूर जाकर खुद ब खुद रुक जाती है। या एक और मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ। वो मिसाल ये है कि एक लड़का साइकिल चला रहा है। अगर वो साइकिल को पैडल्स मारना बंद कर दे, यानी कि पैडलिंग करना छोड़ दे, तो क्या होगा? कुछ देर बाद साइकिल खुद ब खुद रुक जाएगी। अब यहाँ एक बात समझ में आ रही है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जो उस गेंद को रोक रही थी या जो उस साइकिल को रोकने की कोशिश कर रही थी और आखिरकार उसने रोक दिया। तो स्टूडेंट्स, रोकने का काम कौन करता है? रोकने का काम फोर्स करती है। अगर आपको याद हो, जब हमने फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने इसको यूं पढ़ा था कि फोर्स किसी जिस्म को मोशन में लाती है या लाने की कोशिश करती है। और इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि फोर्स किसी जिस्म को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ देखें, यहाँ रोकने का काम हो रहा है। तो यहाँ रोकने का काम कौन करेगा? यहाँ रोकने का काम फोर्स करेगी। इसका मतलब हुआ कि ये जो रोकने वाली फोर्स है, ये क्या होगी फिर? इसको स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं फ्रिक्शन। क्या नाम देते हैं? फ्रिक्शन की फोर्स। तो वो फोर्स जो दो सतहों के माबैन मोशन में मुज़ाहमत पैदा करती है, फ्रिक्शन कहलाती है। ये स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन है, ये आपने याद कर लेनी है। और स्टूडेंट्स, इसके बाद ये बात है कि फ्रिक्शन का इन्हसार किन चीज़ों पर है। ठीक है, फ्रिक्शन का इन्हसार स्टूडेंट्स दो चीज़ों पर है। एक कौन सी चीज़? एक ये चीज़ कि जो दो सतहें आपस में जो मिली हुई हैं, ये दो सतहों की नौइयत क्या है, नेचर क्या है, ये कौन सी सर्फेसेज है। मिसाल के तौर पर एक आपका हाथ है और दूसरी सरफेस जो है वो एक मेज़ भी हो सकता है, वो एक कालीन की सरफेस भी हो सकती है, वो एक दीवार की सरफेस भी हो सकती है, या स्टूडेंट्स वो कोई भी ऐसी सरफेस हो सकती है जो नाहमवार हो। तो स्टूडेंट्स, एक तो इस पर डिपेंड करता है कि दो आपस में मिली हुई सतहों की नौइयत, दोनों की नेचर कैसी है। और दूसरी चीज़ जिस पर फ्रिक्शन का इन्हसार होता है वो है एक सतह को दूसरी सतह पर दबाने वाली फोर्स। अब इसको समझते हैं ज़रा। यहाँ दो बातें मैंने आपको बताई। इन दो बातों को समझने के लिए आप एक काम करें, आप अपने हाथ को मेज़ पर, कालीन पर या एक पॉलिश किए हुए संगे मरमर पर आप रगड़ें और आप देखेंगे कि जो सतह ज़्यादा गैर हमवार है, नाहमवार है, वहाँ पर आपका हाथ ज़्यादा तेज़ी से नहीं जा रहा, उस पर आपको अपने हाथ को हरकत देना मुश्किल हो रहा है। और स्टूडेंट्स, जो हमवार सतह है, जितनी पॉलिश्ड सरफेस होगी, सतह होगी, उस पर अपने हाथ को हरकत देना आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ एक और बात है, अगर आप हाथ को उस सतह पर हरकत दे रहे हैं, अगर आप उसको दबा कर चलाएं, अपने हाथ को दबा कर आगे हरकत दें, तो आपके लिए अपने हाथ को हरकत देना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये दो चीज़ें हैं जिन पर फ्रिक्शन का इन्हसार होता है। दो आपस में मिली हुई सतहों की नौइयत, एक सतह को दूसरी सतह पर दबाने वाली फोर्स। अच्छा जी, इसके बाद है कि फ्रिक्शन हरकत की मुखालफत क्यों करती है? ये एक सवाल पूछा जाता है। तो फ्रिक्शन हरकत की मुखालफत इसलिए करती है कि स्टूडेंट्स, कोई भी जो सतह होती है वो बिल्कुल हमवार नहीं होती। आप एक शीशे को देख रहे हैं, आप कहेंगे ये तो बिल्कुल हमवार है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको उसमें बहुत सी उभरी हुई और गहरी सतहें नजर आएंगी। ठीक है, और ये जो जगह है जो कि उभरी और गहरी है, इसका मतलब है कि माइक्रोस्कोप आपको उसका बिल्कुल एक मैग्नीफाइड व्यू दिखा रही है, जिससे आपको पता चल गया कि ये सतह असल में हमवार नहीं है जो कि हम समझ रहे थे। और आपकी बुक में एक डायग्राम भी दिखाई गई है, उसमें दो लकड़ी के ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं और उनका एक मैग्नीफाइड व्यू आपको दिखाया गया है। और देखें स्टूडेंट्स, इस मैग्नीफाइड व्यू में आपको दो जो इत्साल के पॉइंट है, इत्साल का मतलब क्या हुआ है, जहां वो दोनों सतहें एक दूसरे से मिल रही हैं, वो जो दो सतहें हैं वो आपको हमवार नहीं नजर आएंगी। अब
ये दो हमवार सतहें बिल्कुल भी नहीं है, ये उभरी और गहरी सतहें हैं, ठीक है। और जहां पर दो पॉइंट्स एक दूसरे से मिल रहे हैं, इनको हम कहते हैं कोल्ड वेल्ड्स बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं? कोल्ड वेल्ड्स। तो स्टूडेंट्स, जब आप एक सतह को दूसरी सतह के ऊपर ऐसे हरकत देंगे तो ये कोल्ड वेल्ड्स एक दूसरे के साथ रगड़ खाते हैं और कोल्ड वेल्ड्स फिर टूटते हैं। तो किसी चीज को तोड़ने में फिर आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। और अगर कोई सतह ज्यादा नाहमवार होगी तो वहां पर एक सतह को दूसरी सतह पर ऐसे हरकत देना भी ज्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है कि कोई सतह मुकम्मल तौर पर हमवार नहीं होती। एक बज़ाहिर हमवार सतह माइक्रोस्कोप से मुशाहिदा करने पर नाहमवार नजर आती है। इसमें छोटे छोटे गड्ढे और उभरी हुई जगह नजर आती है, जैसा कि आपने अपनी बुक में भी देखा और मैग्नीफाइड जो व्यू आपको दिखाया गया था उसमें आपको क्लियर ये बात नजर आएगी। और इन दोनों सतहों के दरमियान इत्साल के पॉइंट्स, इत्साल जहां वो दोनों सतहें एक दूसरे से मिली हुई हैं, जहां वो कोल्ड वेल्ड्स बन रहे हैं, के दरमियान इत्साल के पॉइंट्स पर एक किस्म के कोल्ड वेल्ड्स बन जाते हैं जो एक सतह को दूसरी सतह पर हरकत देने में रुकावट पैदा करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, ये सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है कि कोल्ड वेल्ड से क्या मुराद है, कोल्ड वेल्ड्स किसे कहते हैं? तो ये इसका भी जवाब यही है। और फ्रिक्शन हरकत की मुखालफत क्यों करती है, इसका भी जवाब यही है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और इसके बाद स्टूडेंट्स, एक और फ्रिक्शन है कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है? आप किसी जिस्म पर फोर्स लगाते हैं और वो जिस्म रेस्ट में पड़ा हुआ है, आप उसको हरकत देना चाहते हैं और आपको पता है स्टूडेंट्स, वो रेस्ट में पड़ा हुआ जिस्म अपनी पोजीशन में तब्दीली के खिलाफ मुजाहमत करेगा। अब वो मुजाहमत किस वजह से हो रही है? वो फ्रिक्शन भी तो है ना नीचे दोनों सर्फेसिस के दरमियान, उस फ्रिक्शन की वजह से भी मुजाहमत हो रही है। तो आप जितनी फोर्स लगाते जाएंगे वो फ्रिक्शन की कीमत बढ़ती चली जाएगी और ये खास हद तक बढ़ सकती है। इसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखी है। स्टैटिक फ्रिक्शन इस लगाई गई फोर्स के बराबर होती है जो एक रेस्ट में पड़े हुए जिस्म को मोशन में लाने की कोशिश करती है, ठीक है। यानी कि रेस्ट में पड़ा हुआ जिस्म और उसको मोशन में लाने की कोशिश कर रही है, लाया नहीं है लेकिन लाने की कोशिश कर रही है। लगाई जाने वाली फोर्स के साथ स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ती है। आप फोर्स लगाएंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ेगी, लेकिन ये खास हद तक ही बढ़ सकती है, ये उस खास हद से ज्यादा नहीं बढ़ सकती, ठीक है। और अगर ये बढ़ती चली जाएगी तो फिर तो आप इसको मूव ही नहीं करवा सकेंगे। अब स्टूडेंट्स, ये जो ज्यादा से ज्यादा कीमत होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, इसको एक नाम देते हैं हम, इसको हम नाम देते हैं इंतहाई फ्रिक्शन का। क्या नाम देते हैं? इंतहाई फ्रिक्शन। और इसको हम एफ एस से जाहिर करते हैं या एफ एस मैक्सिमम भी इसको बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इंतहाई फ्रिक्शन क्या होती है? इंतहाई फ्रिक्शन ये होती है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की ज्यादा से ज्यादा मिकदार को इंतहाई फ्रिक्शन कहते हैं। यहां मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। स्टैटिक फ्रिक्शन की ज्यादा से ज्यादा मिकदार, मैं यहां ब्रैकेट में एफ एस लिख देता हूं, को इंतहाई फ्रिक्शन कहते हैं। अब ये जो इंतहाई फ्रिक्शन है, ये मुनहसर किस चीज पर है? ये स्टूडेंट्स, दो जो सतह हैं उनके दरमियान जो नॉर्मल रिएक्शन है, यानी कि जो दबाने वाली फोर्स है, उस दबाने वाली फोर्स पर डिपेंड करती है। तो मैं ये कह सकता हूं, ये दो सतहों के माबैन दबाने वाली फोर्स यानी कि नॉर्मल रिएक्शन, मैं ब्रैकेट में यहां लिख देता हूं, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन पर मुनहसिर होती है। तो ये स्टूडेंट्स, जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो क्या होता है? वो बेसिकली वजन के बराबर होता है स्टूडेंट्स, ठीक है।
यानी कि आर इसको हम जाहिर करते हैं। नॉर्मल रिएक्शन को किससे जाहिर करते हैं? आर से जाहिर करते हैं। तो यहाँ आपके पास दो सवाल आ गए हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या मुराद है और दूसरा सवाल इंतहाई फ्रिक्शन से क्या मुराद है। या इस तरह से भी पूछा जा सकता है, स्टैटिक फ्रिक्शन और इंतहाई फ्रिक्शन में फ़र्क बयान करें। अब इसके बाद स्टूडेंट्स एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर, वो क्या है? वो है फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट से क्या मुराद है, या आप फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट के बारे में क्या जानते हैं? तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, यहाँ हमने इंतहाई फ्रिक्शन को पढ़ा और इसको मैंने एफ एस से जाहिर किया, और इसमें आपने एक और बात भी देखी कि जो इंतहाई फ्रिक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन पर मुनहसर होती है। तो अब इस इंतहाई फ्रिक्शन एफ एस और नॉर्मल रिएक्शन आर जो है, इन दोनों की जो रेशो है, इस रेशो को हम कहते हैं फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट। और ये रेशो एक कांस्टेंट नंबर होता है स्टूडेंट्स, उसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। और इस रेशो को हम क्या नाम देते हैं? फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट। तो यहाँ नीचे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, देखिएगा ज़रा। दो मखसूस सतहों के लिए इंतहाई फ्रिक्शन यानी कि एफ एस और नॉर्मल रिएक्शन यानी कि आर का तनासब, तनासब से मुराद यहाँ रेशो है, ठीक है, एक कांस्टेंट होता है जिसे फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट की डेफिनेशन है। और दूसरी बात, इसको जाहिर किससे करते हैं? इसको स्टूडेंट्स जाहिर करते हैं म्यू के साथ। किससे जाहिर करते हैं? म्यू। ये एक सिंबल है, इसको हम नाम देते हैं म्यू का। अब जैसे आप इसको थीटा बोलते हैं, ठीक है, और इस तरह से स्टूडेंट्स जैसे आप इसको अल्फा बोलते हैं, इसको आप बीटा बोलते हैं, ठीक है, और ये गैमा होता है। इस तरह से ये भी स्टूडेंट एक सिंबल है, इसको हम म्यू बोलते हैं, ठीक है। तो इसे म्यू से जाहिर करते हैं। अब इसके बाद ये जो फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है, इसकी हिसाबी शक्ल क्या होगी? तो यहाँ देखिए डेफिनेशन में क्या है, दो मखसूस सतहों के लिए इंतहाई फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का तनासब। तो मैं इसको म्यू से जाहिर करते हैं, तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं, म्यू बराबर एफ एस ओवर आर, ठीक है जी। अब यहां पर स्टूडेंट्स ये जो आर है इसको हम बाएं तरफ ला सकते हैं, तो यहां से एफ एस बराबर आ जाएगा म्यू आर के। अब स्टूडेंट्स चूंकि आर नॉर्मल रिएक्शन है, अगर कोई सतह उफकी है बिल्कुल, ठीक है, उफकी सतह पड़ी हुई है, हमवार सतह है, तो इसका मतलब है कि आर फिर क्या होगा? आर बराबर होगा डब्ल्यू के, यानी कि वजन के बराबर होगा। और ये किसके बराबर होगा? ये होगा एम जी के। अब यहाँ ये जो आर है, इसकी जगह हम क्या दर्ज कर सकते हैं? इसकी जगह हम एम जी दर्ज कर सकते हैं। तो एफ एस जो है स्टूडेंट्स, ये बराबर आ जाएगा म्यू एम जी। अब ये स्टूडेंट्स बहुत अहम रिलेशन है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं और न्यूमेरिकल भी हम इससे रिलेटेड हल करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद है फ्रिक्शन से रिलेटेड आखिरी बात कि फ्रिक्शन की अहमियत क्या है स्टूडेंट्स। फ्रिक्शन की अहमियत ये है कि आप चलते हैं ज़मीन पर, तो स्टूडेंट्स आपके पाँव और ज़मीन के दरमियान जो सतह है उनमें फ्रिक्शन होती है। अगर ये फ्रिक्शन ना हो तो आप चल ही नहीं सकते, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर जब फिसलन होती है बारिश के बाद, तो आप फिसलन पर चलते हैं तो सम टाइम कुछ लोग गिर भी जाते हैं। ये स्टूडेंट्स क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि आपके पाँव और ज़मीन के दरमियान जो ज़रूरी फ्रिक्शन थी वो आपको नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से आप गिर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स फ्रिक्शन की अहमियत में पहली बात जो मैंने लिखी है वो ये है कि ज़मीन पर चलने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। अगर फ्रिक्शन ना होती तो हम चल ही नहीं सकते थे, ठीक है। आप देखते हैं जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं, आपकी जो बाइसिकल है जो आप चलाते हैं वो चल रही है, मोटरसाइकिलें चल रही हैं, जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, गाड़ी वगैरह हर चीज़ें, ये स्टूडेंट्स ये इसलिए चलती हैं कि ज़मीन पर चलने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है और ज़मीन उन चीज़ों को फ्रिक्शन फराहम करती है। और दूसरी बात मैंने यहाँ लिखी है फ्रिक्शन की अहमियत में कि चलती हुई बाइसिकल को रोकने के लिए ब्रेक्स लगाई जाती है। आप स्टूडेंट्स जब साइकिल को ब्रेक लगाते हैं तो आप देखते हैं कि साइकिल के ब्रेक शू जो हैं, जो पैड्स उसके साथ लगे हुए हैं, वो साइकिल के जो व्हील है उसको दबा देते हैं एकदम से। और जब वो व्हील को दबाते हैं
तो उससे क्या होता है, उससे जो व्हील है वो रुक जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ब्रेक्स के साथ लगे हुए रबर पैड्स को दबाने से फ्रिक्शन मुहैया होती है, ठीक है, जो बाइसिकल को रोक देती है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपने एथलीट्स को देखा होगा जो दौड़ते हैं, जो दौड़ लगाते हैं, वो एथलीट स्टूडेंट्स एक खास किस्म के जूते इस्तेमाल करते हैं जिनमें नीचे थ्रेड्स बने होते हैं, ठीक है। और वो जो नाहमवार उनके जूते होते हैं, उनके तलवे, वो जूते जो हैं स्टूडेंट्स, वो उनको बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन फ्राहम करते हैं, जिसकी वजह से वो एथलीट्स बड़ी आसानी से ज़मीन पर दौड़ सकते हैं। अगर हमवार तलवों वाले जूते इस्तेमाल किए जाएं तो क्या होगा, फिर उससे गिरने का खतरा होता है स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने फ्रिक्शन के पहले हिस्से को आज बड़ी डिटेल से समझा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में हम फ्रिक्शन का जो बकिया हिस्सा है उसको डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।